डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी द्वारा, उनको हर तरफ से घेरने की। मकसद चुनौती का सामना करना और मुश्किलों का मुकाबला करना और विपक्ष को या डीएमके कांग्रेस को के सामने चुनौती खड़ा करना है, क्योंकि ये वही तमिलनाडु है जिस पर फतेह का मतलब होगा दक्षिण का द्वार खुलना। और ये बीजेपी के लिए, खास तौर पे अमित शाह मोदी के लिए बहुत जरूरी है। 11 साल से वो देश पर राज कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अभी तक तमिलनाडु का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। तमिलनाडु अब बीजेपी एनडीए की सरकार चाहता है। हमें तमिलनाडु को डीएमके सरकार से मुक्ति दिलानी है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। अब ये याद रखिएगा कि भारत के दक्षिणी सिरे पर फैले इस भूभाग जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मरुभूमि से कम नहीं है। 1967 का वो दौर जब कांग्रेस अपने शबाब पर थी, तब तमिलनाडु ने उसे खाक में दबा दिया और आज बीजेपी अपने शिखर पर खड़ी है, संभावनाओं से लबालब भरी है, लेकिन उसके हिस्से में भी अब तक किसी तरह की ठोस राजनीतिक उपलब्धि नहीं आ सकी। मोदी युग के आने से पहले भी बीजेपी तमिलनाडु में कभी बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी नहीं रही और उसके बाद से जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी को हार का ही मुंह देखना पड़ा है। लेकिन ये वही बीजेपी है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हर हार में सीख की तलाश करते आए हैं और विंध्य के उस पार भी अपने विस्तार के लिए बीजेपी पिछली हारों से सीख कर नई रणनीति तैयार कर रही है। शायद मैं वही कह रही थी कि अन्नामलाई वाली रणनीति जो थी जिससे पार नहीं पा पाई थी बीजेपी, तो इस बार रणनीति बदली है। अब जानते हैं कैसे, क्या तैयारी करती है बीजेपी। क्योंकि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे इलाकों में बीजेपी के हालिया प्रदर्शन ने पार्टी में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव देखा। उम्मीद कि कुछ हो सकता है। देखिए, तिरुवनंतपुरम की जीत ने उस मिथक को तोड़ दिया है कि बीजेपी विंध्य पर्वत के नीचे चुनाव नहीं जीत सकती है। पूरा असर तमिलनाडु पर नजर आने की उम्मीद है। दूसरा ये कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने पिछले कुछ साल में तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, पिछली बार जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अन्नामलाई को जो लीड दी गई थी, स्पेस दिया गया था दिल्ली द्वारा, उसको पसंद नहीं आया। तो जहां जहां पे भी एकजुटता कम होती है, नतीजे पूरक नहीं होते, नतीजे उस हिसाब से नहीं आते। तो अभी भी अन्नामलाई बीजेपी के जो दिल्ली की लीडरशिप है उनके आंखों के तारे हैं। भले ही उनको आगे नहीं रखा जाएगा, अलायंस है एआईडीएमके के साथ, लोकल लीडरशिप को साथ लिया जाएगा, तो इस बार भी उनके एन मन एन मक्कल यानी मेरी मिट्टी मेरे लोग यात्रा जो पिछली बार भी उन्होंने की थी और डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने युवाओं के बीच बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। और जाहिर तौर पे विकास, भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे राज्यों में हुए विकास या देश की इस 11 साल में हुए विकास की तस्वीर तो बार बार दिखाती है। इसीलिए इतने बड़े बड़े शिलान्यास या अनाउंसमेंट भी होते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो तमिलनाडु की तस्वीर जो नहीं बदल पाई है वो बदल जाएगी। और साथ ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कोयम्बटूर, मदुरै और चेन्नई की सीटों पर खासा फोकस रखा गया है, क्योंकि इन सारी सीटों पर हार जीत पूरा मैसेज जो है प्रदेश में देती है। अब पार्टी ने पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के शहरी इलाकों में अपनी पैठ बनाई है। ये सबसे पहले बीजेपी का स्टेप 1 होता है कि वो शहरी वोटर्स को अपनी तरफ खींचती है। दूसरा देखिए, कोयम्बटूर की 2 सीटें और चेन्नई महानगर की 3 से 4 सीटों पर बीजेपी की नजर भी है। ये वही इलाके हैं जहां हिंदी भाषा बोलने वाले वोटर्स की तादाद जीत हार का फैसला करती है।
हवाई दावों के बजाय जमीनी हकीकत पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाल ही में अमित शाह ने 120 सीटों का रिव्यू किया है और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है जहां उसे जीत की मजबूत उम्मीद है। और इसमें रामेश्वरम जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इलाकों पर फोकस करना भी बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रहा है। अच्छा, ये तो है ही, बीजेपी का जो सबसे बड़ा फोकस है वो हिंदुत्व है। इसीलिए आज से नहीं, लंबे समय से इसी स्ट्रैटेजी के तहत और इसी आइडिया के तहत बीजेपी ने, आपको देखा होगा कि काशी तमिल संगमम की बात की, कैसे वो नॉर्थ और साउथ के बीच की खाई उसको इस धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। और इसीलिए आज भी एक डेटा अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर हुआ या काशी हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पिछले 4-5 सालों में साउथ के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमने आते हैं। तो वो जो खाई को जोड़ने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के शायद आज के दिन के लिए की है। अब देखिए, इसीलिए ऐसी जगह देखी गई है जहाँ पे हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करें। और इसके साथ ही राजनीति सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने की भी नहीं है, बल्कि एनडीए को अभेद बनाने की है। वजह यह है कि बीजेपी को पता है कि वो अकेले नहीं जीत सकती, तो एनडीए अगर पूरा मजबूत होगा, इसीलिए वो सीटें चुनी जाएंगी जहां पर अगर एआईडीएमके मजबूत है तो एआईडीएमके वहां से चुनाव लड़े, अगर कोई और पार्टी जो एनडीए के परिवार की है वो मजबूत है तो वो वहां से चुनाव लड़े। आइडिया सिर्फ ये है कि मिलकर चुनाव जीतना है। और बीजेपी दूसरे राज्यों में भी, आप अगर श्रीनगर की बात करें, दूसरे राज्यों में भी जहां पर बीजेपी का ग्राउंड कमजोर होता है वो पूरे परिवार की तरह एकजुट होकर चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए, एआईडीएमके के दोनों धड़ों के साथ बीजेपी तैयार है, उनको साथ लाया जा रहा है और इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे डीएमके के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। इसी सोशल इंजीनियरिंग का असर है कि एआईडीएमके से अलग हुआ एक धड़ा एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन चुनाव से पहले वापस एनडीए के साथ आ गए। और आपने देखा होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, अमित शाह का ट्वीट आया, फिर प्रधानमंत्री का ये दौरा, एनडीए के परिवार के लिए प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया, पोस्ट आया, ये सब कुछ बहुत कुछ कहता है। ये वो ताकत दिखाता है और ये मैसेजिंग है, नैरेटिव है।